Hello everyone, I am Nidhi. Welcome to my channel. So this is part 2nd of chapter 3rd of class 12th history, kinship, caste and class. I hope आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा इस चैप्टर का. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. अभी रिमेनिंग टॉपिक्स जो भी हमारे चैप्टर के रह गए थे वो अभी हम इस पार्ट में कवर करेंगे. सो फोर्थ पार्ट जो है हमारे चैप्टर का वो है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस. सो इसमें हम जानेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी जो लैंड होती थी, जो स्टेटस होता था, किनका लो होता था, किनका हाई होता था, किनके पास लैंड प्रॉपर्टी होती थी और किनके पास नहीं होती थी. सो 4.1 जो टॉपिक है वो है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी. इसमें हम जानेंगे जो सोशल डिफरेंसेस होते थे मेल और फीमेल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर, कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो उनके सन को दी जाती थी, उनके बेटे को दी जाती थी, ना ही लड़की को प्रॉपर्टी दी जाती थी और ना ही कोई और रिसोर्सेज. अभी हम इसको एक महाभारत के एपिसोड की हेल्प से समझेंगे. जैसे कि जब कौरव्स और पांडव्स के बीच में जो गेम ऑफ डाइस खेला गया था, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में जुआ भी बोल सकते हैं, तो उन्होंने जब कौरव्स ने पांडव्स को बुलाया था अपने महल के अंदर गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए, तो जो पांडव्स के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने अपना सब कुछ हार गए थे. वो जैसे कि अपने जो एलिफेंट्स, गोल्ड, आर्मी, स्लेव्स, मतलब सभी कुछ. और उसके बाद अपना जो उनका किंगडम था वो भी हार चुके थे वो. उसके बाद अपने भाई, उन्होंने अपने आप को खुद को भी वो हार चुके थे. और बाद में जो वो उनकी पत्नी थी द्रौपदी, उनको भी वो हार चुके थे. उसके बाद हमें पता है कि जो द्रौपदी चीरहरण हुआ था वही. सो हम इसकी हेल्प से समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा एक्सेस होता था प्रॉपर्टी का वो बड़े भाई के पास होता था, वही उनके पास ही ज़्यादा प्रॉपर्टी का एक्सेस होता था. अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, जो पैटर्नल एस्टेट होती थी, जो भी पिता की संपत्ति होती थी, वो जितने भी उनके बेटे होते थे उनके बीच में डिवाइड कर दी जाती थी. और जो ज़्यादा शेयर होता था वो उनके बड़े बेटे के पास होता था. लेकिन जो उनकी बेटी होती थी, जो उनकी डॉटर होती थी, उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता था लैंड का या फिर कोई भी उनकी संपत्ति का. उनको सिर्फ स्त्री धन दिया जाता था उनकी शादी के टाइम पर. जैसे कि जैसे अभी हम दहेज बोल सकते हैं, डाउरी बोल सकते हैं, ऐसे ही उस चीज़ को स्त्री धन बोला जाता था जो दिया जाता था पिता के द्वारा. और जो स्त्री धन होता था वो उनके बच्चे भी यूज़ कर सकते थे. और मान लिया किसी इमरजेंसी में अगर उनके हस्बैंड को ज़रूरत हो तो वो मना भी नहीं कर सकती, उसको उनको देना ही पड़ता था. लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन केस भी है जो है प्रभावती गुप्ता, जिनकी शादी एक वकटक किंग के साथ हो गई थी. उनके पास, जैसे कि हमने सुना है, ब्राह्मण जो नॉर्म्स होते थे, जो रूल्स होते थे, उनके अंदर वुमेन का कोई एक्सेस नहीं था. लेकिन फिर भी इनके पास प्रॉपर्टी थी और इनके अंडर ही किंगडम था, क्योंकि इनकी शादी के बाद इनके पति की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो किंगडम था वो इनके अंडर आ चुका था. सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण के रिगार्डिंग, कि हमारी सोसाइटी में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. सो अभी हम इनमें जानेंगे कि इनमें से किन किन के पास प्रॉपर्टी के एक्सेस होते थे. जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में तो जान लिया कि मेल और फीमेल में से मेल के पास एक्सेस होते थे, फीमेल के पास नहीं होते थे. उसी तरह अभी हम वर्ण में जानेंगे कि जो 4 वर्ण होते थे इनमें से किन किन के पास प्रॉपर्टी के एक्सेस होते थे. सो सबसे पहले जो 4 वर्ण में से जो ब्राह्मण और क्षत्रियास, ये होते थे वेल्दी. इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी और इनके पास ज़्यादा धन और संपत्ति होती थी. उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि ये सभी वेल्दी होते थे. कुछ ब्राह्मण्स ऐसे भी होते थे जो पुअर होते थे, कुछ क्षत्रिय ऐसे भी होते थे जो पुअर होते थे. मतलब एक्सेप्शन केस हर जगह मिलते हैं, चाहे वो जेंडर के मामले में हो या फिर वर्ण के मामले में हो.
सो इसके बाद कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मिले हैं उनके अंदर बताया गया है कि जो ये डिफरेंसेस होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, कि मतलब जो ये बाय बर्थ बता रखे हैं कि इस वर्ण में जन्म होगा तो ये लोअर है, इस वर्ण में जन्म होगा तो ये अपर है, ऐसे ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये नेचुरल नहीं होते, ये इंसान ने खुद बना रखे हैं। इस टॉपिक को हम अगले टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक और टॉपिक कवर करते हैं कि जो रिसोर्सेज होते थे, जो चीफ्स होते थे हमारी सोसाइटी में, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था चीफ्स और चीफडम्स के बारे में। तो जो चीफ्स होते थे उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते थे उनको शेयर भी करना पड़ता था। ये नहीं कि वो खुद अपने पास ही लेकर बैठ जाए, उनको शेयर भी, डोनेट भी करना पड़ता था। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल डिफरेंसेस के बारे में। इसके अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि जो हमारे बहुत सारे पहले के जो आदिवासी टाइप के जो लोग होते थे उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। जो हमें एविडेंसेस मिले हैं हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से, जो है सुत्त पिताका। इसके अंदर बताया गया है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, कि नेचर में पहले इंसान कैसे रहते थे। वो पहले ऐसे नहीं था कि वो एक रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते थे उनके पास, उनको वो बहुत दिनों के लिए स्टोर करके रख लेते थे, या फिर कोई इनके पास प्रॉपर्टी होती थी या फिर लैंड होती थी। नहीं, उनके पास सिर्फ अपने जो शाम के लिए खाना होता था नेचर से वो ले लेते थे। ऐसे नहीं था कि वो बहुत सारे अपने कुछ लालच वगैरह करते थे। इसके बाद जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद इंसानों के बीच में ग्रीडीनेस आती गई। वो लालच से अपने पास बहुत सारे सामान इकट्ठा करते रहे और उसके बाद सोशल डिफरेंसेस भी डेवलप होने लग गए, कि जिनके पास ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है वो रिच हैं, जिनके पास कम लैंड प्रॉपर्टी है वो पुअर है। ऐसे ही ग्रीडीनेस, सोशल डिफरेंसेस डेवलप होते गए। उसके बाद फिर ह्यूमन बींग्स ने डिसाइड किया कि हम अपने बीच में से ही एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे ऊपर रूल करेगा, और वो हमें बताएगा कि कैसे हमें अपनी सोसाइटी के अंदर रहना है, कैसे हमें अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है। और वो टाइम टू टाइम उनसे टैक्स भी लेता रहेगा, जिसकी वजह से इंसानों के बीच ग्रीडीनेस, कोई लालच उनके बीच ना रहे। सो इनकी हेल्प से बुद्धिस्ट ने बताया है कि जो किंग्स होते हैं, जो किंगडम्स होते हैं, वो हम इंसानों ने ही बनाए हैं। कोई ये भगवान ने हमें ये बोलकर नहीं बताया है कि ये जो किंग होने चाहिए, ऐसे ऐसे रूल्स होने चाहिए, सोशल डिफरेंसेस होने चाहिए। सो ये ब्राह्मण्स की तरफ ये इशारा किया है कि जो भी ये रूल्स बनाए हैं ये इंसानों ने ही बनाए हैं, और जब ये इंसानों ने बनाए हैं तो इंसान इन्हें तोड़ भी सकते हैं, इनको अनफॉलो भी कर सकते हैं। सो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सोसाइटी में इक्वेलिटी रखनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। तो अब हम इसमें जानेंगे कि जो हिस्टोरियंस ने जो इंस्क्रिप्शंस और जो टेक्स्ट की हेल्प से जो महाभारत को लिखने की कोशिश की है उसके बारे में, और जो लैंग्वेज और जो कंटेंट यूज़ किया गया है महाभारत को कंपोज करने में, वो सभी हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो महाभारत को बहुत ही सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ताकि जो ऑर्डिनरी मैन होते थे उनको भी समझ में आ सके। उसके बाद महाभारत को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो है नरेटिव एंड सेकंड है जो डायडेटिक। जो नरेटिव सेक्शन है उसमें तो लिखी गई हैं जो स्टोरीज थी, जो भी मतलब महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ था उसके बारे में लिखा गया है, वो है नरेटिव पार्ट में। और जो भी उनमें रूल्स, जो भी मंत्र वगैरह, श्लोक वगैरह थे वो लिखे गए हैं डायडेक्टिक पार्ट में। उसके बाद हम महाभारत को इतिहास भी बोलते हैं, मतलब कि हिस्ट्री, क्योंकि हम ये हेल्प करता है कि जो हमारा एंशियंट इंडिया का हिस्ट्री थी उसको जानने की हेल्प करती है। तो हिस्टोरियंस थे जो उन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया है कि क्या सच में युद्ध हुआ था या फिर नहीं हुआ था, क्योंकि जो एक्सकेवेशन के टाइम पर जो भी हमें सामान मिला है वो हम उसकी हेल्प से ये नहीं जान सकते, या फिर हमें इतना सामान नहीं मिला है जिसकी हेल्प से हम ये बोल सके कि हाँ सच में वॉर हुआ था। तो हिस्टोरियंस आज भी ये नहीं बोल सकते अच्छे से कि वॉर हुआ था या फिर नहीं हुआ था। सो अभी हमारा 6.2 टॉपिक है ऑथर्स एंड डेट्स। इसमें हम जानेंगे कि महाभारत के ऑथर कौन कौन रहे हैं और जो डेट थी किस किस टाइम पीरियड में महाभारत को लिखा गया है।
अभी हम मेनली तो जानते हैं कि महाभारत की जो कंपोजिशन है वो मेनली मानी जाती है सेज जो थे हमारे व्यास जी उनके द्वारा, कि उन्होंने गणेश जी से लिखवाई थी वो सभी अभी हम जानते हैं। सो जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो मानी जाती है कि वो चैरियटर्स थे, जो चैरियटर्स थे मतलब जो रथ चलाते थे, जैसे जिनको बोला जाता है सूत, जैसे सूत पुत्र कर्ण भी थे हमारी महाभारत के अंदर। ऐसे ही जो चैरियटर्स होते थे उन्होंने सारा युद्ध देख रखा था। सो उनको माना जाता है कि उन्होंने अपनी ओरल अपनी जो पोएम्स होती थी उनको सुना कर उन्होंने बताया कि क्या हुआ था महाभारत के अंदर। अभी 5th सेंचुरी BCE के बाद ये माना जाता है कि जो ये काम था महाभारत को कंपोजिशन करने में, लिखित फॉर्म में लिखने के लिए, ये ब्राह्मण्स ने ले लिया था काम। उन्होंने फिर रिटर्न में महाभारत को लिखने की अपनी स्टार्टिंग की। उसके बाद बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE के बीच में जो विष्णु जो कृष्ण भगवान जो इनके अवतार थे उनको माना जाता है कि इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। जो इम्पोर्टेंस थी वो फिर महाभारत में भी दर्शाई गई। 200 एंड 400 CE के बिटवीन में जो डायडेक्टिक थी वो भी ऐड बहुत सारी की गई। जो 10,000 वर्सेस थी वो अभी बढ़ चुकी थी 1 लाख वर्सेस पर। मतलब कि टाइम के साथ साथ बहुत कुछ ऐड ऑन होता रहा महाभारत के अंदर। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि 47 ईयर्स लगे थे महाभारत को लिखने के लिए, कंपोज करने के लिए, और इसके अंदर 13,000 पेजेस हैं। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। मतलब कि अभी हम इसमें जानेंगे कि जो हमें एविडेंसेस, जो भी हमें ये वॉर के बारे में पता लगाना था, जो एक्सकेवेशन की जा रही थी उनके बारे में। सो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं BB लाल, उन्होंने 1951 टू 1952 के अंदर हस्तिनापुर जो कुरु महाजनपद की कैपिटल थी उसके अंदर एक्सकेवेशन की। अभी हस्तिनापुर कहाँ है? वो है मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इनको 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स की सर्च मिली, एविडेंसेस मिले, तो जिनमें से सेकंड और थर्ड इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी सेकंड लेयर थी उसके अंदर हमें वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स मिली थी। मतलब कि जैसे जो बने हुए घर थे पूरे के पूरे घर, हमें उनके एविडेंसेस नहीं मिले थे। जो दीवारें थी जो मड और मड ब्रिक्स से बनाई गई थी वो हमें मिली थी। अभी कुछ दीवारों के एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं जिनके ऊपर मड के साथ प्लास्टर कर रखा था। अभी जो हमें थर्ड लेवल में जो एविडेंसेस मिले हैं वो थे जो बर्न्ट मड ब्रिक्स थी। मतलब जैसे हमें सेकंड लेवल में मिली थी मड ब्रिक्स मिली तो थी लेकिन वो बेक्ड नहीं थी। मतलब अभी थर्ड लेवल में जो मिली है वो या तो सूर्य की किरणों के द्वारा सुखाई गई होंगी या फिर किसी और सोर्स के साथ उन्होंने उनको बर्न किया होगा। उसके बाद मिले हैं सोकिट जार्स, ब्रिक्स ड्रेन्स, मतलब ड्रेन्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, और जो टेराकोटा की जो रिंग वेल्स भी मिले हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक में एक द्रौपदी की जो मैरिज हुई थी उसके बारे में एक सोर्स दे रखा है। उसमें बता रखा है कि जो द्रौपदी थी उनकी शादी को प्रैक्टिस करने के लिए पॉलीएंड्री प्रैक्टिस को अपनाया गया था। मतलब कि जब लड़की के बहुत सारे हस्बैंड्स होते थे, जैसे कि द्रौपदी जी थी, उनके 5 पांडव्स के साथ शादी की गई थी। उसमें क्या हुआ था कि जब द्रौपदी जी का स्वयंवर था तो उसमें अर्जुन की शादी द्रौपदी से हो गई थी। उसके बाद जब वो घर गए तो जो कुंती थी, उनकी जो माता थी, उनको उन्होंने बताया कि हम कुछ लाए हैं। उन्होंने फिर उनकी माता ने सोचा कि कुछ खाने की चीज़ लाए हैं, तो उन्होंने बोला कि आपस में बांट लो। तो उन्होंने फिर भी उनकी बात मानी, क्योंकि उस टाइम पर अपनी माता की बात सभी मानते थे और कोई भी बात उनकी नहीं नकारते थे। तो इसके बाद उनकी शादी, द्रौपदी की शादी 5 पांडव्स के साथ हो गई थी। इसको पॉलीएंड्री प्रैक्टिस बोलते हैं। सो उस टाइम पर जब ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस को गलत माना जाता था तो ब्राह्मण्स ने उनकी द्रौपदी की शादी 5 पांडव्स के साथ कैसे होने दी, क्यों उन्होंने ये प्रैक्टिस की, तो इसके भी हिस्टोरियंस बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं और कुछ रीजंस भी दिए गए हैं। जिनमें से पहला रीज़न तो था कि जो द्रौपदी थी उनको इंद्राणी बोला जाता था, मतलब जो इंद्र की वाइफ, और जो पांडव्स थे उनको इंद्र के ही अलग अलग रूप बताया जाता था। तो जब द्रौपदी ने उनके साथ शादी की तो इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इंद्र के साथ ही शादी कर रही थी।
उसके बाद जो सेकंड रीज़न था वो बताया गया है, द्रौपदी ने लॉर्ड शिवा से ये वरदान मांगा था कि उनको 5 आदमियों के साथ शादी करनी है, इसलिए उनकी 5 पांडव्स के साथ शादी करवाई गई। उसके बाद जो थर्ड रीज़न बताया गया है वो बताया गया है कि जो द्रौपदी थी उन्होंने लॉर्ड शिवा से ये प्रार्थना की थी कि उनको अपने हस्बैंड में 5 क्वालिटीज़ चाहिए, और वो 5 क्वालिटीज़ फिर एक आदमी में तो नहीं हो सकती, इसलिए उनकी शादी फिर 5 पांडव्स के साथ करवाई गई। अभी हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के बहुत सारे रीज़न हैं और उनके बहुत डिफरेंट थॉट्स हैं सभी के। तो अभी हम ये कोई परफेक्ट रीज़न नहीं बता सकते कि क्या रीज़न रहा होगा द्रौपदी की शादी होने के पीछे। अभी हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है 7 टॉपिक अ डायनामिक टेक्स्ट। इसके अंदर हमें बताया गया है कि महाभारत जो थी वो वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिख रखी थी महाभारत के बारे में, उनको एक साथ लाकर फिर जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था वी.एस. सुथांकर, जिन्होंने महाभारत को कंपोज करवाने के लिए एक स्कॉलर्स की टीम बनाई थी। तो महाभारत को कंपोज करने में जैसे कि हमने पता लगा था कि 47 ईयर्स लगे थे। तो अभी उनके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज़, और उसकी हेल्प से हमें पता लगा है कि क्या क्या महाभारत में हुआ होगा। और जो सेंट्रल था महाभारत का जो लिखी गई है वो भी बहुत सारे वेज में लिखी गई है, कि जैसे जो कुंती का पर्सपेक्टिव था वो अलग से लिखा गया, कर्ण का अलग, जो अर्जुन थे उनका अलग, मतलब सभी का अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से महाभारत को एक सेंटर मान के लिखा गया है। तो उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे प्लेज, डांस, नरेशंस भी इंक्लूड किए गए हैं। इसको हम इंडिया का ग्रेटेस्ट एपिक बोलते हैं। एपिक होता है जिसको हम ओरली बताते हैं, हम बोलकर उनको सुना देते हैं, मतलब जो भी महाभारत में लिखा गया है उनको हम ओरली पोएम्स की तरह बोलकर सुनाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। Thanks for watching. If this video is helpful for you, then please like, subscribe my channel and please share it with your friends. और आपको इस चैप्टर के या फिर हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। और आपको हिस्ट्री के और भी चैप्टर अगर पढ़ने हैं तो आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।